Assalamu alaikum दोस्तों. I hope you are all doing good. My name is Umair Mahboob and I shall be guiding you regarding your preparation for international relations. And today our topic will be international political economy. अभी तक हमने जो टॉपिक्स कर ली हैं आपको एक डेवलपमेंट हो गई होगी द जिस्ट अबाउट आईआर. अभी मेरी एक बात याद रखिएगा कि नेवर एवर expect that the paper will be linear. He will never ask you write a detailed and complete note on international political economy या sovereignty या power. वो तमाम टॉपिक से एक ना आइडिया निकाल के आपसे पूछेगा. तो unless you have the command over every topic of international relations being expressed in your syllabus of CSS, उससे पहले पेपर को देखना महाल है. उससे पहले पेपर को देख के सिर्फ परेशानी होती है. जब हम भी एक टॉपिक करते थे तो एक नेचुरल प्रोपेंसिटी होती है इंसान की कि वो पेपर को देखे फौरन. बट दैट कैन बी अ रेसिपी फॉर डिजास्टर. इंसान परेशान हो जाता है यार कि मैंने तैयार भी किया टॉपिक बट आई कांट सॉल्व और अटेम्प्ट द पेपर. रिलैक्स, एक दफा पूरा कर लें पार्ट 1 को, फिर जब हम पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि यार इट इज नॉट दैट सिंपल. और जब आपने पूरा एक जिस्ट सब्जेक्ट की ले ली होती है तो देन यू कैन अटेम्प्ट द पेपर इजीली. और टुडेज टॉपिक इज आईपीई. ये क्या होता है? स्कॉलर्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी स्टडी द पॉलिटिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. याद रखिएगा कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है ना वो इट अमाउंट्स टू अप्रोक्सीमेटली 1/6 आई शुड से ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी. वन थिंग. एंड अप्रोक्सीमेटली 19 ट्रिलियन डॉलर्स क्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स ईच ईयर. It's a staggering number. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इतनी चीज एक ज्यादती के साथ हो रही है, ज्यादती नफी वाली सेंस में नहीं है, ज्यादती ज्यादा की सेंस में, तो इसका मतलब है कि वो चीज बेनिफिशियल है. और जब कोई चीज बॉर्डर्स को क्रॉस करती है तो फिर आपको पता है उसमें प्रेशर ग्रुप्स भी आ जाते हैं, उसमें नेशन स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट भी आ जाती है, उसमें इकोनॉमी के साथ पॉलिटिक्स भी आ जाती है. Again, IPE may be like international security. States सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं जितनी सिक्योरिटी के अंदर होती हैं. और actors in IPE again tend to act in their own interest. Again, collective goods problem is existent here also. इधर दो अप्रोचेस हैं, लिबरलिज्म और मर्केंटाइलिज्म. याद करें हमने जब रियलिज्म और लिबरलिज्म को पढ़ा था या रियलिज्म और आइडियलिज्म को पढ़ा था, तकरीबन वही चीज डिट्टो आप इकोनॉमी में भी अप्लाई कर सकते हैं. रियलिज्म इसकी सिस्टर है और आइडियलिज्म का तो फिर नाम वही रखा हुआ है. ये तकरीबन वही चीजें बनेगी जब हम खोलेंगे इनको. इनका जो व्यू है ट्रेड के ऊपर बेसिकली वो डिफर करता है. मर्केंटाइलिज्म क्या कहती है? पहली बात, रियलिज्म को साथ साथ ज़हन में रखें, आपको और मजा आएगा इसको समझने में. स्टेट्स मस्ट प्रोटेक्ट इट्स ओन इंटरेस्ट. पहली बात. इट एम्फसाइजेस रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. अगेन याद करें कि पावर एब्सोल्यूट सेंस में होना इंपॉर्टेंट नहीं है. रिलेटिव कितनी है आपकी पावर विद विज़ावी योर एनिमी, वो इंपॉर्टेंट है. इधर भी ये है कि वेल्थ ज्यादा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी वेल्थ बाकियों की निस्बत कहां पे स्टैंड करती है ये इंपॉर्टेंट है. रिलेटिव पावर जो मैंने आपको बता दी है. इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस लाइज इन देयर इम्प्लीकेशंस फॉर द मिलिट्री. सिंपल एज दैट. कार्ल मार्क्स विल नॉट बी हैप्पी बाय हियरिंग दिस स्टेटमेंट कि ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स
economy should serve politics and not the other way around. ठीक है. और तीसरी बात, mercantilism achieved prominence in 18th century. बेसिकली ब्रिटेन और जो यूरोपियन सब कॉन्टिनेंट था वही इसको स्पीयर हेड कर रहा था, प्राइमरीली ब्रिटेन. उसमें यही था कि मर्केंटाइल जो मर्केंटाइलिस्ट इकोनॉमी है वो करती क्या थी कि द मेन फोकस वाज टू क्रिएट अ स्टॉक पाइल ऑफ मनी. याद रखिएगा, ठीक है. अ स्टॉक पाइल ऑफ मनी विल बी क्रिएटेड. So in the time of war, that stockpile will then be used to buy gold and silver and weapons and army and allies, and by provision of services, the loyalty of the people. So rather than at that moment be carried away by the fear and the violence of war, a stockpilist will just sit over his stockpile and will watch everything chaotic. तो मेन मकसद था इकट्ठ, स्टॉक पाइलिंग ऑफ मनी. इट डिक्लाइंड इन 19th century. याद रखिएगा. When Britain thought that it had more to gain by trade and open trade than by mercantilist approach. और यहां पे याद रखिएगा कि मर्केंटाइलिज्म बैलेंस ऑफ ट्रेड को बहुत अहमियत देती है. पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड वर्सेस नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड आसान कॉन्सेप्ट है. हमें पता है कि ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है कि द वॉल्यूम ऑफ योर एक्सपोर्ट्स विद रिगार्ड टू योर इंपोर्ट्स. अगर आपकी एक्सपोर्ट्स भी फर्ज किया 100 रुपए हैं, आपकी इंपोर्ट्स भी 100 रुपए हैं, तो बैलेंस हो गया ट्रेड. अगर आपकी एक्सपोर्ट्स जो आप भेज रहे हैं बाहर वो है 100 रुपया और आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो है 120, अब आपके पास आ गया इंपोर्ट ज्यादा हो गई हैं, तो जब आप कुछ चीज इंपोर्ट करेंगे तो आप इसके लिए अदा करेंगे पैसे, ऑफ कोर्स, और जब आप कुछ चीज एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको पैसे मिलते होते हैं. तो 100 रुपये आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं 100 रुपए की चीजें, 120 की आप अंदर लेकर आ रहे हैं मुल्क के. 120 माइनस 100 तो 20 रुपीज का आपका ट्रेड डेफिसिट हो गया. याद रखिएगा, जब इंपोर्ट ज्यादा हो जाए. और इसका उलट क्या है, ट्रेड सरप्लस, कि जब आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाए, आप 120 रुपए की चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 100 रुपए की चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका 20 रुपए ट्रेड सरप्लस हो गया. और एक और बात याद रखिएगा कि इन ऑर्डर टू हैव अ ट्रेड सरप्लस बाय वन नेशन, some other nation has to operate on trade deficit. Of course वो सरप्लस वहीं से आएगा जहां से डेफिसिट जनरेट होगा. ये फिगर आपने हर सूरत में पेपर में बनाकर आनी है. सिंपल बैलेंस ऑफ ट्रेड देखें, ऊपर से हम शुरू करते हैं. एक्सपोर्ट्स गई, उससे मनी रिसीव हुई, इंपोर्ट्स आई और हमने मनी को पे किया. गॉट इट, यहां तक बात. और अगर सरप्लस है आपका ट्रेड, तो सरप्लस विल एड रिजर्व्स टू योर रिजर्व बैंक. ये वाली नीचे वाला डब्बा जो है, दिस वन. और अगर डेफिसिट है तो आप अपने रिजर्व में से निकाल के पैसे बाहर भेजेंगे. इट विल डिप्लीट योर रिजर्व्स. इट्स अ बेटर थिंग टू हैव, याद रखिएगा, अ बैलेंस ऑफ ट्रेड या मिनिमम ट्रेड डेफिसिट. ठीक है, आपको पाकिस्तान का जो लेटेस्ट ट्रेड डेफिसिट फिगर है वो याद भी होना चाहिए. ये फिगर आपने बनानी है पेपर में लाजमी. इट्स अ वेरी नाइस फिगर. इट एक्सप्लेन्स द बैलेंस ऑफ ट्रेड इन टोटलिटी. ये वैसे एक फिगर है इसमें मैंने चाइना और यूएस का कंपैरिजन किया है. अगर हम यहाँ पे ग्राफ को देखें तो यहां से आए, ये बार ग्राफ है. यहाँ पे जो ब्राउन है ये चाइना का है और ये जीरो है. तो चाइना ने 2000 के बाद से 2015 तक बड़े हाई ट्रेड सरप्लस पे ऑपरेट किया है, और कॉन्सिक्वेंटली जो यूएस है इसने बड़े हाई ट्रेड डेफिसिट के ऊपर ऑपरेट किया है. तो ट्रेड डेफिसिट का इतने लंबे अरसे तक 2000 से 2015 तक की फिगर्स हैं. अगर आप ये भी बना दें, इट विल ऐड टू योर आंसर. तो
जो नेशन ट्रेड सरप्लस पे ऑपरेट कर रही है उसकी इकोनॉमी अपने आप हेल्थी है, बिकॉज बाय ट्रेड सरप्लस यू कैन डू एनीथिंग यू वांट. यू कैन develop your military, you can develop your services, infrastructure, everything. Now we come to liberalism. लिबरलिज्म भी मानती है कि एनर्की होती है, ये इनकार नहीं करते, लेकिन ये कहते हैं कि हम आईओज, इंस्टीट्यूशंस और नॉर्म्स के जरिए स्टेट्स को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं. दूसरी वही पुरानी बातें, अच्छा करेंगे. लिबरल्स अगेन वो रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर नहीं जाते, वो जाते हैं एब्सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, ऑप्टिमल एफिशिएंसी के ऊपर, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के ऊपर. वो कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि ये वाला मुल्क जो है ये कम गेन कर रहा है या ये ज्यादा कर रहा है, ओवरऑल जो दुनिया में क्रिएशन है वो ज्यादा हो रही है. लेकिन दिस इज अ नाइव प्रोपोजिशन फ्रैंकली स्पीकिंग. हमने स्टेट के हवाले से भी देखना है चीजों को. दुनिया में बेशक ज्यादा हो रही है, but if a nation lets herself being slipped away by the proposition that the globe is progressing or developing or the world is progressing, so if I am not progressing or if I am operating on trade deficit so that Japan or some other nation can operate on trade surplus and the overall productivity of earth is increasing, it's a problematic statement and orientation to have. आजकल ये डोमिनेंट है वैसे बाय द वे, बिकॉज आईओस काफी ज्यादा रेगुलेट कर रही हैं WTO की मद में, यूरोपियन यूनियन. और याद रखिएगा इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्री मार्केट्स. अब यहाँ पे मैं आपको एक वर्ल्ड का सारा मैप बनाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जस्ट टू मेक माई पॉइंट समवट क्लियर हियर आई शुड लाइक टू ऐड वन थिंग. मर्केंटाइलिज्म के हवाले से मैंने आपको ये बताना है कि दिस इज अटलांटिक. तो होता ये था कि हेयर वॉज लेबर, हेयर वॉज रॉ मटेरियल. तो यूरोपियंस क्या करते थे, यहां से यहां आते थे, यहां से चीप लेबर हायर करते थे, अफ्रीकन स्लेव्स, उनको लेकर यहां पे और यहां पे हेलिश प्लांटेशंस के ऊपर लेकर जाते थे, और वहां के रॉ मटेरियल और स्लेव की आपस की कमोडिटी एप्लीकेशन से जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता था उसको वापस यूरोप ट्रांसफर करते थे. ये आप अगर गौर से देखें, दिस इज नथिंग बट ट्रांस एटलांटिक स्लेव ट्रेड, ट्रांस एटलांटिक स्लेव ट्रेड. और एक और बात बड़ी युवल हरारी ने अपनी किताब में लिखी है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड के अंदर कि द स्लेव्स वर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अफ्रीका टू अमेरिकास to work on the hellish plantations so that the Britain ladies can sweeten their 4PM tea, because उनको लत लग गई थी चीनी की, मीठे की, और मीठा यहाँ अमेरिका में प्रोड्यूस हुआ करता था. Anyways, this is liberalist proposition. वो कहता है कि ये ग्राफ लें और एक पॉइंट है A, ये बेनिफिट टू एक्टर 1, ये बेनिफिट टू एक्टर 2 है, ठीक है. एक सर्टेन पॉइंट ए के ऊपर दोनों को एक खास किस्म का बेनिफिट मिल रहा है, दोनों को. लेकिन अगर हम बी या सी पे जाएं, इसको हम कहेंगे पेरेटो ऑप्टिमल फ्रंटियर. यहां पे प्रोडक्टिविटी इस पॉइंट, इस लाइन के ऊपर मैक्सिमम है. अब एक्टर 1 या एक्टर 2 इस पॉइंट पे जाना पसंद करते हैं. इट्स अ मैटर ऑफ बार्गेन, क्योंकि यहां पे दोनों को तकरीबन बराबर मिल रहा है इस पॉइंट ए के ऊपर. मैं भी खुश, वो भी खुश. यहां पे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज तो कर गई है, पॉइंट ए से ज्यादा है, बी और सी भी. लेकिन अगर आप देखें, अगर बी पे जाएंगे तो एक्टर 2 का बेनिफिट ज्यादा है और 1 का ए से ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल कम है बी के 2 की निस्बत. पॉइंट सी पे जाएंगे तो एक्टर 1 का बेनिफिट ज्यादा है और एक्टर 2 का कम है. So you will come to realize it is all
but a matter of bargain. Liberalism is characterized, as I've told you, by free markets, bargaining space. इसमें कुछ central concepts हैं, वो आपने ज़हन में रखने हैं और उनको headings देकर लिखना है. Bargaining space is nothing but the minimum value of money that the seller is willing to accept and the highest value of money that the buyer is willing to give. ठीक है, इस विंडो को हम कहते हैं बार्गेनिंग स्पेस. इसके अंदर हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे अगर सऊदी अरब के पास और कोई ऑप्शन ना और उसको फर्ज किया 10 बैरल पर डॉलर के ऊपर तेल बेचना पड़े, $10 पर बैरल पे, और जो एडवांस्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज हैं वो एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, वो पे करने के लिए तैयार है $70 पर बैरल. तो अब जो बार्गेनिंग स्पेस है वो कितनी हो गई? $60 पर बैरल. इसे हम कहते हैं. सेकेंड थिंग, ऑफ कोर्स, द मार्केट प्राइस विल डिक्टेट डिमांड कर्व. अब एक बात याद रखिएगा कि अगर एक चीज की प्राइस ज्यादा है तो उसे कम बायर्स खरीदेंगे, और अगर एक चीज की प्राइस कम है तो उसे ज्यादा बायर्स खरीदेंगे. दिस इज नोन एज डिमांड कर्व. ठीक है. दूसरी बात यह कि सप्लाई की सेंस में अगर हम आए तो अगर एक चीज की प्राइस ज्यादा है मार्केट में, मार्केट प्राइस, तो ज्यादा बंदे उसको सेल करने को तैयार हैं, ऑफ कोर्स. और अगर एक चीज की प्राइस कम है तो सेलर्स अपने आप कम हो जाएंगे. प्राइस कम है तो हमें क्या फायदा हो रहा है? तो वो कम से कम उस बंदे उसको बेचने के लिए रजामंद होंगे. दिस इज नोन एज सप्लाई कर्व. और जहां पे ये दोनों कर्व्स आपस में मीट करती हैं उस पॉइंट को हम लोग कहते होते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस. ये देखें, ये पॉइंट जो है ये इक्विलिब्रियम प्राइस है. वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी. ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई है. गॉट इट? ये आपने बनाकर आनी है. अब हम आ जाते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज पे, but we shall continue it from the next lecture. Do not forget to like my WhatsApp page. Thank you so much.